नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि मैंने जो इससे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 1 बनाया है उसको आप लोगों ने अच्छी तरह से देखा होगा और उन पे विचार भी किया होगा। तो जो हमने पिछले पार्ट में बताया वो एक प्रकार से फ्रेंच रेवोल्यूशन की बुनियादी विचारधारा थी जिस पे फ्रेंच रेवोल्यूशन खड़ी हो पाई। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि प्रैक्टिकली उस समय हुआ क्या था जिसने फ्रेंच रेवोल्यूशन को जन्म दिया। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि उस समय फ्रेंच में 3 हायरार्कीज व्यवस्था चल रही थी, यानी कि 3 प्रकार की ऊंच नीच व्यवस्था थी वहाँ पर, नोबेलिटी, क्लर्की और पेजेंट्री। यानी कि सबसे ऊपर जो राजा लोग होते थे, उसके नीचे क्लर्की, प्रीस्ट, पुजारी और सबसे नीचे किसान वर्ग के लोग होते थे। उस समय क्लर्की ने, यानी कि जो वहाँ के प्रीस्ट होते थे, उन्होंने किसान वर्ग पर एक टैक्स थोप रखा था जिसे हम टाइथ कहते थे। ये एक प्रकार से रिलीजियस टैक्स था। ये कहते थे कि आप जितना भी कमाओ उसका 10% हमको देना पड़ेगा। तो इसलिए किसानों को वहाँ पर टैक्स पे करना पड़ता था। वो मना भी नहीं कर सकते थे, चाहे वो कुछ पैदा करें या ना करें, फिर भी उनको टैक्स देना पड़ता था। क्योंकि पहले के लोग समझते थे कि पुजारी, क्लर्की यानी कि लाइक दैट गॉड, ये इनको भगवान के समान माना जाता था। तो सभी लोग समझते थे कि ये तो भगवान है, ये गलत बोल ही नहीं सकते हैं। उस समय किसान वर्ग के लोग जितना भी कैसे भी करके कुछ भी कमाते थे उसका 10% क्लर्की को देना ही पड़ता था। अब जब पुजारी, क्लर्की इन पर टैक्स पे करवाते थे तो राजा महाराजा कहाँ पीछे छूटने वाले थे। उन्होंने भी इन पे एक प्रकार का लैंड टैक्स लगा रखा था, भूमि कर लगा रखा था जिसे हम टाइल कहते हैं। तो पहले क्लर्की को टैक्स देना पड़ता था, फिर राजा को टैक्स देना पड़ता था। पूरी जिंदगी, आम जनता की पूरी जिंदगी टैक्स देने में ही निकल जाती थी। नोबेलिटी यानी कि ये जो राजा वर्ग के लोग थे, और क्लर्की, ये खुद भी टैक्स नहीं पे करते थे। एक मोटी रकम टैक्स पे करवाई जाती थी किसान वर्ग के लोगों से। उस समय फ्रांस में नोबेलिटी और क्लर्की की जो टोटल रेशियो था वो 2% था और सबसे ज़्यादा किसान वर्ग के लोग 98% हुआ करते थे। इन तीनों कैटेगरीज को उस समय कहा जाता था 3 स्टेट्स। 1756 की बात करें तो उस समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हुआ करती थी। इस पे कई प्रकार के लोन चल रहे थे। फ्रांस का युद्ध ब्रिटेन के साथ बहुत ही ज़्यादा हुआ करता था। इनके बीच में एक वॉर चल रही थी, 7 ईयर वॉर, जो कि हुई थी 1756 से 1763 तक, जिसकी वजह से फ्रांस ऑलमोस्ट कर्ज में बहुत ही बुरी तरीके से डूब चुका था। उसी समय 1774 में फ्रांस के नए राजा बनते हैं लुइस द 16, यानी कि लुइस 16वां। जब किंग द लुइस 16 राजा बने तो इनकी उम्र महज 20 साल थी। उस समय फैमिन्स भी बहुत कॉमन होते थे, तो जो भी किसान अनाज उगाते थे सरकार उसको बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करती थी। उस समय जहाँ पर अनाज की कमी होती थी तो जहाँ पर जो भी अनाज संपन्न क्षेत्र थे वहाँ से अनाज को दूसरी जगह इंपोर्ट कर दिया जाता था। यानी कि उस समय अनाज वाली व्यवस्था अच्छी खासी चल रही थी। इस व्यवस्था को पूरी अच्छी तरीके से देखने के लिए उस समय ग्रेन पुलिस हुआ करती थी, जो सारा कुछ देखती थी कि कहाँ पर ग्रेन की कमी हो रही है और कहाँ पर ग्रेन अच्छा खासा उत्पन्न हो रहा है। लेकिन जब किंग द लुइस 16 राजा बने तो उन्होंने अपना फाइनेंस मिनिस्टर बनाया रॉबर्ट जैक्स टर्गो को। रॉबर्ट जैक्स टर्गो एडम स्मिथ के बहुत ही करीबी दोस्त थे और आपको पता ही होगा कि एडम स्मिथ एक अर्थशास्त्री हुए हैं। इनकी एक विचारधारा थी जिसमें ये बताते कि सरकार को इन चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। अब फाइनेंस मिनिस्टर जो था वो एडम स्मिथ का बहुत ही करीबी दोस्त था, तो जो उनकी विचारधारा थी वही सेम टू सेम टर्गोट की विचारधारा थी। टर्गोट ने सितंबर 1774 में न्यू कृषि नियम पास किए, जिन्हें आप बहुत ही अच्छे तरीके से काले कृषि कानून भी कह सकते हैं, क्योंकि इन काले कृषि कानूनों ने धन पर से या जो भी ग्रेन था कृषि से सरकार की इंटरफेरेंस हटा दी। अब जो ग्रेन मर्चेंट थे वो बहुत सारा अनाज खरीद सकते थे और उसको इकट्ठा करके रख सकते थे और बाद में उसको बेचते थे तो वो ज़्यादा दामों पर बिकता था, जिसकी वजह से अनाज का दाम बहुत ही ऊपर चला गया और खाने का दाम बहुत बुरी तरीके से बढ़ गया, जिसकी वजह से सामान्य लोगों को काफ़ी कुछ मुसीबतों का सामना उठाना पड़ रहा था। और एज अ रिजल्ट अप्रैल और मई के महीने में 1775 में एक वार देखने को मिला और राइट्स होने लग गए, दंगे होने लग गए।
जिसे नाम दिया जाता है द फ्लावर वार, यानी कि आटे को लेकर युद्ध। क्योंकि उस समय महंगाई बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि सरकार ने अनाज के ऊपर से अपना पूरा अधिकार हटा लिया था। लेकिन ऐसा नहीं था कि टुरगोट का इंटेंशन यहाँ पर गलत हो। उसने ये नियम बनाए तो अच्छे फायदे के लिए थे, लेकिन क्या करे जब वो फेल कर गया, और जब फेल कर गया तो लोगों को परेशानी तो आनी ही थी। बस बात ये थी कि उनको लगता था कि अगर जो जनता के ऊपर से सरकार की इंटरफेरेंस हटा दी जाएगी तो ये एक प्लस पॉइंट होगा जनता के लिए और उनकी ही भलाई होगी इसमें। लेकिन हुआ इसका उल्टा, ये कानून पूरी तरह से फेल कर गया और फिर लोगों को तरह तरह की दिक्कतें आने लगी और ये परेशानियां एक युद्ध में बदलने लगी धीरे धीरे। जब ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं हुई तो टुरगोट ने सोचा कि हमें नोबेलिटी और क्लर्की पर भी एक प्रकार का टैक्स लगाना चाहिए, जिससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति सही हो। लेकिन ऊपर सत्ता में बैठे नोबेलिटी और क्लर्की ऐसा क्यों होने देते? क्योंकि उन्होंने ही टुरगोट को फाइनेंशियल मिनिस्टर बनाया। कहीं तक टुरगोट अच्छा ही सोच रहा था देश की भलाई के लिए, लेकिन टुरगोट ने बाकी सब चीज़ों की परवाह न करते हुए अपना यह प्रस्ताव नोबेलिटी और क्लर्की के सामने रखा। तो एज अ रिजल्ट हुआ क्या, 1776 में टुरगोट को फाइनेंशियल मिनिस्टर की पोस्ट से हटा दिया गया। 1776 ये वही साल था जब अमेरिका को आज़ादी मिली, और अमेरिका को आज़ादी दिलाने में उनका साथ किसने दिया? फ्रांस के किंग द लुई 16 ने। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि किंग द लुई 16 इतना अच्छा कब से होने लगा। इसके पीछे एक कारण यह था कि फ्रांस और ब्रिटेन की पहले से ही दुश्मनी चल रही थी, और दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता ही है। वो नहीं चाहता था कि ब्रिटेन अमेरिका में रहे, वो चाहता था कि अब ब्रिटेन अमेरिका से भाग जाए। इसीलिए फ्रांस ने अमेरिका का साथ दिया, लेकिन इस साथ देने के चक्कर में उसने अपना बहुत सारा धन खो दिया। फ्रांस कर्ज में डूब गया, लेकिन उसने अमेरिका को तो आज़ाद करवा ही दिया। इसी सब चीज़ों के चक्कर में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच एक और युद्ध हो गया, जिसे हम एंग्लो फ्रेंच वार के नाम से जानते हैं। होना क्या था, फ्रांस के ऊपर जो कर्ज की मात्रा थी और बढ़ती चली गई। फ्रांस और कर्ज में डूब गया। इसकी कर्ज लगभग 2 बिलियन लीवर्स हो गई थी। अब आप उस समय की सिचुएशन को इमेजिन करके देखिए, जनता एकदम फकीरी में जी रही थी। टैक्सेस, महंगाई, बेरोजगारी। अब आप एक चीज इमेजिन कीजिए कि अगर जो आप लोगों के सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए और आप एक आम जनता हो और वहाँ का राजा अपने लिए एक आलीशान महल बनवा ले, तो जनता पर क्या बीतेगी और जनता को कैसा लगेगा। किंग द लुई 16 ने एग्जैक्टली ऐसा ही किया। उसने वर्साइल शहर में एक अपने लिए बहुत ही आलीशान महल बनवाया। उस समय इतनी ज्यादा कर्जदारी थी उसके ऊपर, फिर भी उसने अपने लिए कई सारे पैसे खर्च करके अपने लिए एक बहुत ही बड़ा महल बनवाया। इससे जनता भड़क गई और उनकी अय्याशी को देखकर जनता बहुत ही मन बहुत ही गुस्सा हो रही थी और उसके अंदर एक आग पैदा हो रही थी। जनता की बस आग निकलना बाकी थी। यही आग फ्रेंच रेवोल्यूशन को एक नई दिशा देगी। तो आज की कहानी हम यहीं तक रखेंगे। इसकी अगली कहानी अगले पार्ट में। उम्मीद है आप लोगों को मैंने जितना बताया उतना समझ में आया होगा। इस वीडियो को क्रिएट करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो प्लीज़ इन वीडियो को आप अच्छे तरीके से देखिए और जहां लगे आपको वहां पर आप इन वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे हमारी मेहनत को थोड़ी और दिशा मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।